my dear and lovely students, welcome to Smart Exam Prep. Myself Anjali, your educator. और जैसा कि आपको पता है हमने NCERT लाइन टू लाइन सीरीज फॉर क्लास 11th बायोलॉजी स्टार्ट की है। उसमें हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हम न्यू चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। ये सीरीज उन सब एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पे बायोलॉजी कोर सब्जेक्ट होता है। ये नीट ओरिएंटेड सीरीज है, जैसे कि आज के लेक्चर में बड़े सारे नीट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट ये सीरीज उन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हो गया आपका केवीएस एनवीएस पीजीटी, हो गया एचपीआरसीए पीजीटी, जो लेटेस्ट वैकेंसीज निकली हैं उसके लिए भी ये क्या है सीरीज इंपॉर्टेंट है। इवन जो बच्चे आफ्टर +2 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप जो मेरा चैनल है स्मार्ट एग्जाम प्रेप, इसको लाइक, अपने फ्रेंड्स के अमंग शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब से ये होगा कि हमारी चैनल की ग्रोथ तो होगी ही, साथ में आपको जो भी हमारी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिल जाया करेगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट एग्जाम प्रेप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज हम देखते हैं कि क्या करने वाले हैं हम। देखिए, हमने यूनिट 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्टार्ट किया था। पहले हमने यूनिट 1 जो हमने पढ़ा है बेटा, यूनिट 1 में हमने डाइवर्सिटी स्टडी की, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी किया। हमने क्या किया, डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में क्या है वो स्टडी की। फिर हमारा जो सेकेंड यूनिट था उसमें हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, हमने प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा एंड हमने एनिमल्स के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, हमने ये यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं कि हमें पहले पता चल गया कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो उसमें डाइवर्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। वो आपके मोनेरा भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, प्लांटे भी हो सकते हैं, एनिमेलिया भी हो सकते हैं। ये सारे किंगडम्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है यूनिट 1 में। फिर हम गए यूनिट 2 जहां पे हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। हमने प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ा, डिफरेंट उसकी जो हमारी एनाटॉमी होती है, उसकी रूट की, स्टेम की, लीव्स की, वो हमने स्टडी की। देन हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में पढ़ी कि एनिमल में टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम तक गए हम। देन हमने टाइप एनिमल फ्रॉग के बारे में पढ़ा। फिर आए हम यूनिट 3 में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। हमें पता चल गया हमारी डाइवर्सिटी कैसी है, हमारी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। लेकिन अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बनाता है, कि हमें जीवित व्यवस्था में रखने वाला वो कौन सा एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो वो हमें पता चला सेल। तो पहले जो हमें चैप्टर 8 जो हमने लास्ट कवर किया है, दैट इज चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हमने सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, डिफरेंट ऑर्गेनेलिस प्लस नीट पीवाईक्यूज हमने सब प्रैक्टिस करे। और एक चीज हमें क्लियर हो गई, दैट इज क्रिस्टल क्लियर, कि जो हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते हैं वो सीधे आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीधे एनसीईआरटी की लाइंस को उठाया जाता है एंड देन क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि हम इसमें हर एनसीईआरटी की लाइन को कवर कर रहे हैं, उसका मीनिंग समझ रहे हैं। वे फिर क्या कर रहे हैं, हम नीट पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। तो एंड तक बने रहना, आज लेंथीएस्ट होने वाला है क्योंकि हम 2 दिन में कवर करेंगे। एक आ जाएगा पार्ट इसका बायोमोलिक्यूल्स का, एक कल आएगा, फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमारी हेडिंग्स क्या दे रखी है जो हमने कवर करनी है। फर्स्ट इज हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन, कि अगर हम कुछ चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता है कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो पहले हम वो चीज पढ़ेंगे। देन हम कवर करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, देन प्रोटीन्स, देन पॉलीसेकेराइड्स, देन न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देन एंजाइम्स। इस सीक्वेंस में ही हमारी सीरीज चलने वाली है। आज जो हम कवर करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली आज हम इतना पार्ट कवर कर लेंगे।
आज हम हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, देन हम पॉलीसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, देन हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स के बारे में एंड में इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि जो कल लेक्चर आएगा उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कवर करेंगे और एंजाइम भी प्रोटीन का पार्ट होता है, तो वो इस सीक्वेंस में हमारे क्या होगा, चैप्टर चलेगा। अब आते हैं हम कि हमारी इंट्रोडक्शन क्या दे रखी है बायोमोलिक्यूल्स में। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? So there is a wide diversity in living organism in our biosphere. If we see our biosphere where living organism and non-living organism are existing, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो हमारे living organism है उसकी diverse variety present है। Now a question that arises in our mind is, are all living organism made of the same chemicals, that is elements and compound? अब बच्चों आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म की क्या है, डाइवर्सिटी है। अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो क्या है, डाइवर्स है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितनी भी हमारी जीवित प्रजातियां हैं, वो क्या सेम केमिकल से बनी है या डिफरेंट केमिकल से बनी है? सेम केमिकल्स की बात करती हो तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एलिमेंट्स, जिसको तत्व कहा जाता है, एंड कंपाउंड्स, जिसको मिश्रण कहा जाता है। एलिमेंट्स कैसे हो गए, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये आपके वो क्या है, ये एलिमेंट्स हैं जो तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके तत्व हैं। लेकिन अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, जो वाटर बन गया, ठीक है, एक दो एलिमेंट्स का मिश्रण, ठीक है, वाटर बन गया, और क्या बनता है आपका, नाइट्रोजन। तो ये आपके क्या है, ये नाइट्रोजनस गैस होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आपके कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कंपाउंड बनता है। कंपाउंड कैसे बनता है, मिश्रण से। कंपाउंड कैसे बनता है बेटा, मिश्रण से बनता है। तो हमें चीज पता चल गई। अब हमें क्वेश्चन आया कि अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ जो डाइवर्स वैरायटी में एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो सेम एलिमेंट से बने हुए हैं, सेम कंपाउंड से बने हुए हैं, या उनकी क्या जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी डिफरेंट है? तो उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एनसीईआरटी क्या कहता है, यू हैव लर्नड इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एलिमेंट की एनालिसिस कैसे परफॉर्म की जाती है। If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other their respective content per unit mass of a living tissue. कि अगर मैं एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म करूं किस पे बेटा, प्लांट टिश्यू पे, ठीक है, या मैं एनिमल टिश्यू पे परफॉर्म करूं, ठीक है, या मैं माइक्रोबियल पेस्ट में परफॉर्म करूं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ एक पेस्ट हो, तो मुझे पता चलेगा कि इन सब में एलिमेंट्स तो सेम होंगे। जैसे क्या होएगा, आपका कार्बन हो सकता है, आपका हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और एनी अदर कुछ भी कंपाउंड हो सकता, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। If the same analysis is performed on a piece of earth crust as an example of non-living matter, we obtain a similar list. But अब क्या हुआ, ये तो हमारे क्या थे, living थे, they all are living। तो हमें ये मिले कि हमारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं बेटा, हमारा कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, और कुछ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट तो तेज थे, साइंटिस्ट ने अब नॉन लिविंग का एग्जांपल लेके उन्होंने अर्थ क्रस्ट में स्टडी की कि अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो उसमें भी ये आए, कार्बन आया, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, एंड वैरायटी ऑफ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते थे। तो क्वेश्चन क्या आया दिमाग में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, कि अब दो लिस्ट में डिफरेंस क्या है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपके नॉन लिविंग जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसमें भी सेम कंपाउंड एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू, हम कैसे बोले कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो वो डिफरेंस बेटा उनकी अबंडेंस में था, अबंडेंस में डिफरेंस था। अबंडेंस क्या है, इन एब्सोल्यूट नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, ऐसे तो कोई डिफरेंस नहीं पता चला। All the elements present in the sample of earth crust are also present in the sample of living tissue.
However, a close examination reveals that relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any of the living organism than in earth crust. मेन डिफरेंस क्या हुआ? मेन डिफरेंस हुआ बेटा, अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग की बात करूं तो मेन डिफरेंस आपका आया किसमें? अबंडेंस में। अबंडेंस किसकी बेटा? आपकी कार्बन एंड हाइड्रोजन की। कि कार्बन एंड हाइड्रोजन की मैं अगर बात करूं तो वो लिविंग में ज्यादा प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। ये मैं आपको टेबल दिखा सकती हूँ, ये एनसीईआरटी का टेबल है, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। इसमें आप देख सकते हैं कार्बन कितना है? 18.5 है ह्यूमन बॉडी में। हाइड्रोजन कितना है? 9.5 है ह्यूमन बॉडी में। अगर मैं अर्थ क्रस्ट की बात करूं तो कितना? 0.14 है हाइड्रोजन एंड 0.03% है आपका कार्बन। तो इन दो कंपोनेंट्स में क्या आ गया? डिफरेंस आ गया, इनकी अबंडेंस में डिफरेंस आ गया इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग आपको क्लियर हो गई कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाफ एलिमेंट सेम है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, बट मेन डिफरेंसेस अराइजेस इन देयर अबंडेंस। अबंडेंस क्या? जो कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट in more abundance in living organism than in earth crust। तो ये आपका living organism में more abundant है। ठीक है, ये आपको चीज पता चल गई और ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है बायोमोलिक्यूल्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। We can continue asking in the same way what type of organic compounds are found in living organism। अब हमें एलिमेंट्स का पता चल गया कि हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड मेनी ऑफ अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है। लेकिन वही अब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंटेक्स्ट में पूछूं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा? How does one go to find about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis। और इसका आंसर के लिए आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा बेटा? केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी। व्हाट? केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो कैसे परफॉर्म होती है वो आपको एक प्रोसीजर इन्होंने बताया हुआ है। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यूजिंग अ मोर्टर एंड पेसल। अब हम कोई भी टिश्यू लेते हैं, इन्होंने बोला कि लिविंग टिश्यू लो कोई, ठीक है, इन्होंने बोला लिविंग टिश्यू लो, चाहे आप वेजिटेबल ले लो या लीवर को ले लो। ठीक है, हमने ले लिया लीवर, हमने ये ले लिया पीस ऑफ लीवर। ठीक है, हमने पीस ऑफ लीवर ले लिया। ठीक है, दिस इज द पीस ऑफ लीवर हमने लिया फॉर एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने क्या बोला कि इस लीवर को किसके साथ ग्राइंड करो? ट्राइक्लोरोएसिटिक के साथ। ट्राइक्लोरोएसिटिक के साथ इसकी क्या होगी? ग्राइंडिंग होगी यूजिंग मोटर पेसल। अब मैंने बना लिया, ये हमारा है मोटर पेसल। ठीक है, दिस इज द मोटर और ये हमारा पेसल आ गया। इसमें डाल दिया ये लीवर टिश्यू और इसको ग्राइंड किया। ठीक है, इसको क्या किया? ग्राइंड किया। अब हमें क्या ऑब्टेन हुई? थिक स्लरी। इससे क्या हुई? थिक स्लरी ऑब्टेन हुई हमें। ठीक है, थिक स्लरी हुई ऑब्टेन। दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ हमें? वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। इफ वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन, वी ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। अब हमने ये जो हमारी स्लरी आई, ठीक है, दिस इज दी हमारा मोटर, मोटर में हमने पीस दिया, तो ये क्या बन गई? अब स्लरी बन गई, मतलब ये स्लरी बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। ये हमारी क्या हो गई? चीज क्लॉथ। यहां से सेपरेट करना है इस चीज को। ठीक है, सेपरेट करना है, मतलब ये हमारा ऊपर से हम क्या करेंगे? इसको पोर करेंगे। ठीक है, ये हम क्या करेंगे? इसको पोर करेंगे। ठीक है, ये नीचे जाएगा। ठीक है, अब क्या ऑब्टेन होएगा हमें? वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल। इसमें एक चीज होएगी आपकी ऑब्टेन, फिल्ट्रेट।
फिल्ट्रेट वो है जो एसिड में सोल्यूबल हो जाता है, जो आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में सोल्यूबल हो जाएगा वो आपका फिल्ट्रेट होएगा। दूसरा क्या होएगा आपका, सेकंड इज द रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, और दूसरी आपकी क्या होएगी, दूसरी आपकी होएगी रिटेंटेट, जिसको क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल, जो एसिड में बेटा क्या है, इनसॉल्युबल नहीं होगी। तो साइंटिस्ट को क्या पता चला, साइंटिस्ट फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल। अब जो ये एसिड सोल्यूबल पूल था, ये जो एसिड सोल्यूबल पूल की बात करें हमने, तो साइंटिस्ट को इस एसिड सोल्यूबल पूल में बेटा क्या मिले, इस एसिड सोल्यूबल पूल में साइंटिस्ट को क्या मिले, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन दिस एसिड सोल्यूबल पूल। तो क्या हुआ, अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल प्रोसीजर बताया हुआ है कि कोई भी लिविंग टिश्यू लो, वेजिटेबल या हो गया लीवर, तो जो अगर हमने फॉर एग्जांपल लीवर टिश्यू लिया, उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक के साथ मोर्टर एंड पेसल में ग्राइंड करो, उसके बाद आपको क्या बनेगी, थिक स्लरी बनेगी। जब थिक स्लरी को चीज क्लॉथ के थ्रू पास किया जाएगा तो एक फिल्ट्रेट बनेगा जो एसिड सोल्यूबल होएगा, और एक क्या होएगा, रिटेंटेंट होएगा जो एसिड में सोल्यूबल नहीं है। जो फिल्ट्रेट बन रहा है, एसिड सोल्यूबल पूल बन रहा है, उसको उसमें क्या है, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे साइंटिस्ट को मिले। तो ये थोड़ा सा आपको प्रोसीजर याद रखना है कि एसिड सोल्यूबल जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या मिले हैं आपको, थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले हैं। ठीक है, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू। और जब जितनी बड़ी क्लासेस में आप जाओगे तो अब कोई अगर ग्रेजुएशन करेगा या मेडिकल में फील्ड में जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक लिविंग टिश्यू को एनालाइज किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इवन आपके 12th में होगा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, तो आपको वहां पे भी पता चलेगा। It will suffix to say here that one extracts the compound, then subjects the extract to various separation technique till one has separated a compound from all other compound. आपको सिंपली अभी याद रखना है कि प्रोसीजर क्या है। पहले कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पहले कंपाउंड को क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको सेपरेशन टेक्निक यूज की जाएगी। सेपरेशन टेक्निक के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जैसे क्रोमेटोग्राफी भी यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको सेपरेशन टेक्निक यूज करनी है। उसके बाद सेपरेट किए जाएंगे डिफरेंट कंपाउंड, और डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हमें क्या पता चल जाएगा। तो ये आपको सिंपल प्रोसीजर एज अ प्रोसीजर याद रखना है कि हमने अगर एक्सट्रैक्ट करने हैं कंपाउंड तो वो कैसे करने हैं। इन अदर वर्ड्स वन आइसोलेट, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो वन आइसोलेट एंड प्यूरिफाई अ कंपाउंड, एनालिटिकल टेक्निक्स वर अप्लाई टू अ कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। बस वही चीज है कि एक बंदा आइसोलेट करता है कंपाउंड को, टेक्निक अप्लाई करता है, उसके बाद उसको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाता है। जैसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उस साइंटिस्ट को पता चल जाएगा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, all the carbon compound that we get from a living tissue can be called biomolecules। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है, what is biomolecules? जो जैविक अणुओं की बात हम कर रहे हैं वो क्या है, वो है all the carbon compounds that we get from living tissue। जो हमें लिविंग टिश्यू से कार्बन कंपाउंड मिल रहे हैं वो आपके क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैविक अणु हैं। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। However, living organism have also got inorganic elements and compound in them। अब ये भी क्वेश्चन है कि अगर हमने बात कर ली लिविंग ऑर्गेनिज्म में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमें इसके बारे में कैसे पता चला, हाउ डू वी नो दिस?
a slightly different but destructive experiment has to be conducted. अब थोड़ा सा हमने पहले एक्सट्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब हम डिस्ट्रक्शन वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे? अब क्या करेगा साइंटिस्ट? One weighs a small amount of living tissue, say leaf or liver, and this is called wet weight and dried. पहले हमने कोई भी टिश्यू ले लिया या फिर वेजिटेबल टिश्यू लिया या लीवर टिश्यू लिया, मैं फिर से लीवर टिश्यू ले रही हूँ, ठीक है। ये पहले क्या होता है, इसका वेट वेट लिया जाता है, ठीक है। जब ये वेट हो, गीला है, उसका वेट लिया, फिर इसको क्या किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा और उसका ड्राई वेट लिया जाएगा। अब क्या होगा, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट। अब क्या हुआ, अब इसको ड्राई कर दिया तो सारा इसका वाटर इवेपोरेट हो गया, अब हमें क्या मिलेगा, इसका ड्राई वेट मिलेगा। अब इसका हमें क्या मिलेगा, ड्राई वेट मिलेगा। Now, if the tissue is fully burned, all the carbon compounds are oxidized to gaseous form, that is carbon dioxide and water vapor, and are removed. अब मैं क्या करूंगी, इस टिश्यू को क्या करूंगी, बर्न करूंगी। ये लीवर टिश्यू की ही बात हो रही है कि लीवर टिश्यू को ड्राई किया, उसका ड्राई वेट आया। अब लीवर टिश्यू को मैंने बर्न किया, अब मैंने लीवर टिश्यू को बर्न किया तो क्या हुआ, बर्न में जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज्ड हो गए, गैसियस फॉर्म में हो गए। किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर की फॉर्म में हो गए और इस टिश्यू से रिमूव हो गए। और हमें क्या मिला, अब हमारे पास क्या बचा बेटा, अब सिर्फ ऐश बची, राख बची। अब क्या हुआ, अब क्या मिला हमें, what is remaining is called ash. This ash contain inorganic element like calcium, magnesium, etc. और इसी राख में क्या होंगे बेटा, आपके इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होंगे इस राख में, जैसे आपकी क्या हो गई, ये आपकी लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट इन लिविंग टिश्यू, आगे होगी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड कंपाउंड्स। तो ये आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तब मिलेंगे जब हम कोई भी टिश्यू है, जैसे लीवर टिश्यू लिया, उसको ड्राई किया, फिर उसको जलाया, जला के क्या हुआ, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इवेपोरेट हो गए, हमारा सिर्फ क्या बचा, ऐश बची। ऐश को हम राख बोलते हैं और इसी राख में आपके क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। Inorganic compounds like sulfate, phosphate are also seen in the acid soluble fraction। और जब हमने स्टार्टिंग में एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन की बात की थी, जो हमारा फिल्ट्रेट था जिसमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले थे, उस एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में आपके सल्फेट्स एंड फॉस्फेट भी पाए जाते हैं, जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। Therefore, elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, while analysis of compound give an idea of the kind of organic। Figure 9.1। तो इसमें हमें चीज पता चली कि अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं तो उस हमारे पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू के एलिमेंट्स के बारे में हमें पता चलता है, लेकिन अगर मैं उसी की क्या करूं, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड करूं, तो उसका बेसिक हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलता है, हमें पता चलता है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, टेबल 9.2, टेबल 9.2 ये कर दिया है, ठीक है। एंड फिगर 9.1, फिगर 9.1 में डिफरेंट, जैसे ये मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं ना, जैसे शुगर्स हैं प्रेजेंट होते हैं, वो हम सेपरेट अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। Inorganic constituent present in living tissue. From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketones, aromatic compound। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे एल्डिहाइड हो गए, ठीक है, एल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप। कीटोन कौन से हो गए, एल्डिहाइड, ठीक है, कीटोन, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासिफाई देम इनटू अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड फैटी एसिड, ठीक है। ये आप चीजें केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि अगर हमने किसी को आइडेंटिफाई किया तो हम उसके केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप के बेसिस में पढ़ते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन्स हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। बट बेटा अभी आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो अभी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में इस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में इस कैरेक्टराइजेशन को कहते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हो गए हमारे, ठीक है,
हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ठीक है, आपके क्या हो गए और फैटी एसिड्स हो गए, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएगा इसमें, जिसमें हम पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है। अब ये आपका स्ट्रक्चर दिखा रखा है शुगर का, ये आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, आपने ड्रॉ करना आना चाहिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये आपका क्या दिखा रखा है, राइबोस का, राइबोस में 5 रिंग स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज में कैसा आपका 6 रिंग स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, कैसे करना है ड्रॉ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रिंग्स है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5, तो ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए कि कैसे क्या स्ट्रक्चर है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अमीनो एसिड्स, इंट्रोडक्शन ही है, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अमीनो ग्रुप है एंड एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूं, अमीनो एसिड्स की बात करूं तो अमीनो एसिड बेसिक क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें क्या है आपका अमीनो ग्रुप होएगा और एसिडिक ग्रुप होएगा प्रेजेंट, ठीक है, अमीनो ग्रुप होएगा और एसिडिक ग्रुप होएगा, और वो किस में होएगा, और अगर हमारा एसिडिक ग्रुप सेम ही कार्बन में हुआ, वो क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, ठीक है। जैसे आपको ये डायग्राम्स दे रखे हैं, ये वही, ये फिगर 9.1 आपको दे रखा है ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन का स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है, अमीनो ग्रुप है, और इसी के साथ आपका एसिडिक ग्रुप COH भी अटैच्ड है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं एलेनिन में क्या है आपका, ये कार्बन ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है, और ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। सीरीन में क्या होगा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, बाकी सेम है कि एक कार्बन है उसके साथ क्या है, एक अमीनो ग्रुप अटैच्ड है प्लस एक एसिडिक ग्रुप है, और वो अटैचमेंट क्या है बेटा, सेम ही कार्बन में है इन दोनों की, जिसको अल्फा कार्बन कहा गया है। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज द लाइन विच एनसीईआरटी स्टेट्स, Hence they are called alpha amino acids, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स। इन वाले अमीनो एसिड्स को क्या बोलेंगे बेटा, अगर जिसमें सेम अमीनो एसिड और एसिडिक ग्रुप सेम कार्बन में है, तो इसको बोलेंगे बेटा आप अल्फा अमीनो एसिड्स। दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, और इसको क्या बोलते हैं, दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, मीथेन ग्रुप सब्सटीट्यूट करके ये बनते हैं, ठीक है। जैसे ये है ना, हमारा एक ग्रुप सब्सटीट्यूट होएगा और डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स आपके बन जाएंगे। There are 4 substituent group occupying the 4 valency position. These are hydrogen carboxyl group, amino group and a variable group designated as R group. तो स्ट्रक्चर देखो, इन्होंने बोला कि इसके क्या होंगी, जो 4 substituent group है 4 valencies ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं कि अगर मैं बात करूं एक अगर कार्बन की, तो एक इसमें क्या है आपका हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक इसमें क्या अटैच्ड है, कार्बोक्साइल ग्रुप, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड, एक आपका अमीनो ग्रुप अटैच्ड है, और एक आपका वेरिएबल आर ग्रुप है। ये जो आर ग्रुप है ये वेरिएबल है, जैसे ग्लाइसिन में अटैच्ड है, इसमें अगर मैं बात करूं एलेनिन की, तो इसमें CH3 अटैच्ड है, और अगर सीरीन की बात करूं तो इसमें CH2OH अटैच्ड है। तो इन्होंने बोला कि एक कार्बन 4 वैलेंसी है इसकी, एक में हाइड्रोजन है, एक में कार्बोक्सिल है, एक में अमीनो है, और एक आर ग्रुप है जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब क्या होएगा, जो ये आर ग्रुप है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड, और इसी की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। However, those which occur in protein are only 20 types. लेकिन अगर हम प्रोटीन की बात करें, if I am talking about the proteins में basically आपके 20 अमीनो एसिड 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। The R group in these proteinaceous amino acid, जो R group होता है इस इन proteinaceous amino acids could be hydrogen अमीनो एसिड ग्लाइसिन बोलेगा, मिथाइल ग्रुप एलेनिन एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल सीरीन। 3 of the 20 are shown in figure 9.1। तो फिगर 9.1 ये थी, इसमें 20 अमीनो एसिड्स में से 3 अमीनो एसिड्स का डायग्राम आपको दे रखा है, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन।
तो इन्होंने बोला कि जो ये R फंक्शनल ग्रुप है इसके बेसिस में ही आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं उसमें 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। 3 एग्जांपल आपको दे रखे हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सेरीन। इसमें क्या है डिफरेंस, जैसे आपका ग्लाइसिन में हाइड्रोजन ग्रुप है, अगर हम एलेनिन की बात करें तो इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप है, और अगर मैं सीरीन की बात करूं इसमें क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट। The chemical and physical property of amino acid are essentially of the amino carboxyl and R functional group। अगर मैं अमीनो एसिड की बात करूं और इसकी केमिकल एंड किसकी प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो बेटा वो किसकी वजह से है, आपके एक अमीनो ग्रुप की वजह से है, उसका कार्बोक्साइल ग्रुप की वजह से है, और जो हमारा आर फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से है। ठीक है, जो हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा और ये आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि मैंने कई बार रिपीट कर ली है चीज। अब क्या है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप देयर आर एसिडिक अमीनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड एंड न्यूट्रल अमीनो एसिड। अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारा अमीनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप है इनके बेसिस में ही हमारी अमीनो एसिड में डिविजन्स है। हमारा अमीनो एसिड है वो एसिडिक अमीनो एसिड भी हो सकता है जिसमें अगर एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, इसको बेसिक अमीनो एसिड भी हो सकता है जिसमें बेसिक ग्रुप प्रेजेंट हो, या न्यूट्रल अमीनो एसिड हो सकता है जिसमें न्यूट्रल। अब ये एग्जाम्पल आपको याद रखने क्योंकि ऐसे तो 20 अमीनो एसिड है और वो उन सब की क्या है, डिविजन्स है। ये मैं आपको कम्युनिटी पेज में डाल दूंगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स और एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है। बट आपको एनसीईआरटी के अभी एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, बेसिक में लाइसिन हो गया, न्यूट्रल में विलाइन हो गया। क्योंकि ऐसे तो 20 अमीनो एसिड्स है, हर अमीनो एसिड्स का पता होना चाहिए, बट मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि नीट पीवाईक्यूज के लिए आपको जो नीट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के पूरे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, तो ये बेसिक एग्जाम्पल तो आपको पता ही होना चाहिए। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन, फिनाइलैलानाइन एंड ट्रिप्टोफैन। इसी तरह आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड भी हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी हैं, उसके एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, जैसे कि हो गया आपका टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइलैलानाइन। ठीक है, जो अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से। अब क्या बोलता है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलता है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, हैंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस। अब एक ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी बता रखी है अमीनो एसिड्स की, वो किसकी वजह से हो रही है, आपके NH2 ग्रुप और COH ग्रुप की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से जब डिफरेंट पीएच होएगी तो वो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ये हो गया हम आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर हम बात करें ये हमारा CH है, ये R फंक्शनल ग्रुप है, CO नेगेटिव है, NH3 पॉजिटिव है, तो ये स्ट्रक्चर अगर नेगेटिव लॉस हो गया तो आपने हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लिया तो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। अगर उसने हाइड्रोजन जो NH3 पॉजिटिव है उसमें से एक हाइड्रोजन चला गया तो NH2 बन जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। तो अमीनो एसिड में ज्विटर आयनिक फॉर्म प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म, ज्विटर आयनिक फॉर्म है। ऐसे तो स्ट्रक्चर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इकट्ठा है, बट अगर डिफरेंट पीएच होगी तो वो पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव रह सकता है, इसको ज्विटर आयनिक फॉर्म कहा गया है। तो ये हमारे क्या आ गया अमीनो एसिड्स का। अब हम लिपिड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। लिपिड्स के बारे में क्या है, लिपिड्स आर जनरली वाटर इंसोल्यूबल, ये हमें पता है क्योंकि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था, वहां पे भी क्या थे, जो हमारी लिपिड बाइलेयर थी, हाइड्रोफोबिक टेल्स एंड हाइड्रोफिलिक हेड्स, वो पढ़ा था आपने। तो जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर इंसोल्यूबल्स होते हैं। लिपिड्स क्या है, अगर मैं लिपिड की बात करूं बेटा ये वाटर इंसोल्यूबल है। लिपिड क्या है, बेसिकली वाटर इंसोल्यूबल है। दे कुड बी सिंपल फैटी एसिड, ये सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। A fatty acid has a carboxyl group attached to R group। फैटी एसिड क्या होते हैं जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ है अटैच टू R ग्रुप, जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप इज अटैच टू R ग्रुप। जैसे ये आपका फैटी एसिड दिखा रखा है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एनसीईआरटी में पाल्मिटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखा रखा है जो आपको पता होना चाहिए, और आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए ये क्या होंगे। अगर मैं लिपिड्स की बात करूं, ये वाटर इंसोल्यूबल है,
ये सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? सिंपल फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड क्या है अब आपको पता होना चाहिए। फैटी एसिड वो चीज है जिसमें क्या होएगा? कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड होएगा। कार्बोक्साइल ग्रुप किससे अटैच्ड होएगा? इज अटैच्ड टू एन आर ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप इज अटैच्ड टू आर ग्रुप। आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, उससे कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच्ड होएगा। आर ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं? आर ग्रुप कुड बी मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ इथाइल ग्रुप्स। कुछ भी हो सकता है, तो मतलब मिथाइल भी लग सकता है आर ग्रुप में, इथाइल भी लग सकता है, या नंबर ऑफ अदर ग्रुप्स लग सकते हैं जो CH2 पोजीशन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल याद रखने हैं, जो एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल है मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल पाल्मिटिक एसिड हैज 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। तो अगर पाल्मिटिक एसिड की बात करूं तो इसमें क्या है? 16 कार्बन है। जैसे आपको एनसीईआरटी का डायग्राम देता है, ये फॉर्मूला दे रखा है पाल्मिटिक एसिड का। ये क्या है? 16 कार्बन स्ट्रक्चर है। इसमें भी क्या है? जैसे कार्बोक्साइल ग्रुप नंबर ऑफ जो CH2 के साथ अटैच्ड है। Arachidonic acid has 20 carbon atoms including the carboxyl carbon. कार्बोक्साइल कार्बन को इंक्लूड किया जाए तो arachidonic acid, इसमें एग्जांपल नहीं दे रखा है, arachidonic एग्जांपल याद रखना है। पाल्मिटिक में कितने हैं आपके? पाल्मिटिक एसिड में आपके 16 कार्बन है। अगर मैं बात करूं arachidonic एसिड, तो arachidonic एसिड में कितने हैं? 20 कार्बन है, और ये कार्बोक्साइल ग्रुप को भी क्या किया? इसमें इंक्लूड किया हुआ है। फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड विद वन और डबल। अब फैटी एसिड्स की भी बात करूं तो ये क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं और हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं। देखो आपको हर चीज क्लियर हो रही है जो इसकी डिविजन हम बता रहे हैं। सैचुरेटेड में क्या है? कोई भी आपका डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें क्या है? नो डबल बॉन्ड, या फिर लिख सकते हो आप विदाउट डबल बॉन्ड। लेकिन इसमें क्या है? प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड एंड इट कुड बी ट्रिपल बॉन्ड। सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी हो सकता है। तो ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है। ओके बेटा, ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंट है। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। और एक और सिंपल लिपिड की बात करेंगे। अगर हम सिंपल लिपिड की बात करेंगे, आपको सारे एग्जांपल पता होने चाहिए। अगर सिंपल लिपिड की बात कर रही हूं तो मैं कर रही हूं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का क्या बोलते हैं? ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, ठीक है। ये आपको ग्लिसरॉल दे रखा है, 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3। ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच्ड, इसलिए नाम पड़ा इसका ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन को बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। लिपिड्स है बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो लिपिड्स में दोनों चीजें होती हैं। लिपिड्स में आपका ग्लिसरॉल भी होएगा, आपका फैटी एसिड भी होएगा, ठीक है। लिपिड्स में आपका ग्लिसरॉल भी होएगा, आपका फैटी एसिड भी होएगा। पहले हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, फिर अब हमारे कि लिपिड्स में क्या है? आपके ग्लिसरॉल भी, आपके फैटी एसिड्स भी है। Here the fatty acids are formed esterified with glycerol। तो इसमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल से क्या हो रहे हैं? एस्टेरिफिकेशन हो रही है, एस्टेरिफाइड हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है। दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। वो मोनोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड, बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। These are also called fats and oil। इनको fats and oil भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है। These are called fats and oil based on melting point। melting point के बेसिस पे इसको फैट एंड ऑयल भी कहा जाता है। अब किसके बेसिस पे बोल रहे हैं? अब मैं बोल रही हूँ मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस में इसको क्या बोला जा सकता है? फैट भी बोला जा सकता है या ऑयल बोला जा सकता है। अब फैट कब बोला जाएगा? ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। तो ऑयल का क्या होता है बेटा? लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका क्या होएगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या है? इसको आप फैट्स या ऑयल के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। अगर ऑयल की बात करूं तो ऑयल विंटर में भी ऑयल रहता है क्योंकि उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन फैट्स क्या है? फैट्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट है। अब क्वेश्चन आता है आपका, कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो? फैट कर सकते हो। कैसे? आप समोसा खरीदो,
समोसा के नीचे टिश्यू पेपर रखो या समोसे को हाथ में पकड़ो तो आपको स्लिपरी स्लिपरी ग्रिसी, तो आप पता चल जाता है आपको कि ये फैट है। So some lipids have phosphorus and phosphorylated organic compound in them. These are phospholipids. और कुछ लिपिड्स कैसे होते हैं, कुछ लिपिड्स कैसे होते हैं, फोस्फोलिपिड होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में किसका, लेसिथिन फोस्फोलिपिड है। ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, ग्लिसरॉल एस्टेरिफाइड विद फैटी एसिड्स। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, फोस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अब जो लेसिथिन की बात करूं, लेसिथिन इज वन एग्जांपल। सम टिश्यू स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। न्यूरल टिश्यूज में मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और आपको एनसीईआरटी ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल दे रही है, जो हमने बोला कि मोनोग्लिसराइड भी हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी हो सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल का एग्जांपल दे रही है। तो हमें इसमें चीजें क्लियर हो गई कि फोस्फोलिपिड क्या है, आपके फैट्स एंड ऑयल क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, सारी चीजें इसमें क्लियर हुई है। अब क्या बोलती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलती है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फॉर्म, कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड होंगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरोमेटिक रिंग्स बनाती हैं। सम ऑफ दीज आर नाइट्रोजिनस बेसिस। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस जैसे एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। अब हम आ गए हैं नाइट्रोजिनस बेसिस पे। पहले हमने अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ा, देन हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा, अब हम नाइट्रोजिनस बेसिस पे आते हैं। अगर मैं नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करूं, आपको याद होने चाहिए नाइट्रोजिनस बेसिस 4 टाइप्स के होते हैं। ये होता है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन एंड थाइमीन। थाइमीन होता है आपका किसमें, डीएनए में। और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो उसमें क्या होता है, यूरेसिल। तो बेसिकली 5 टाइप है, लेकिन अगर डीएनए आरएनए में डिफरेंस देखो तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ये इसका डिफरेंस प्रेजेंट होता है। किसका, थाइमीन। थाइमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है, यूरेसिल आपका आरएनए में प्रेजेंट है। When found attached to a sugar, they are called nucleosides. अब ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती है, इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रही हूं, न्यूक्लियोसाइड की बात कर रही हूं, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होएगा बेटा, जिसमें आपका ये नाइट्रोजिनस बेस जो हमने बात की, नाइट्रोजनस बेस की बात की, वो किससे अटैच्ड है, आपके शुगर के साथ अटैच्ड है। तो वो क्या बनाता है, आपका न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अगर if a phosphate group is also found esterified to the sugar, they are called nucleotide. ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं, साइड एंड टाइड आपने याद रखना है, साइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस विद शुगर है। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रही हूं तो इसमें क्या है, नाइट्रोजनस बेस है बेटा, ठीक है, इसमें शुगर है। लेकिन 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 इसमें शुगर के साथ क्या अटैच्ड है, फॉस्फेट अटैच्ड है। तो ये न्यू चीज ऐड हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड आपको पता होना चाहिए। अब न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हैं वो एग्जांपल आपको याद रखनी है। मैं डिफरेंट कलर से दिखा रही हूँ। एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या है, एडिनोसाइन, आपके गुआनोसाइन जिसमें INE लग रहा है, एडिनोसाइन, गुआनोसाइन, साइटोसाइन, थाइमिडाइन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये आपके क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अगर मैं आपकी बात करूं न्यूक्लियोटाइड, तो वो क्या होंगे, एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडिलिक एसिड, ग्वेनालिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड एंड साइटिडिलिक एसिड। तो आपने बेसिक चीज क्या याद रखनी है, आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है। न्यूक्लियोसाइड में जितने भी होंगे उसमें एंड में INE लगा है, ठीक है। आपको एक ट्रिक दे रही हूँ याद रखने के लिए। अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो इसमें क्या है, एडिनाइलिक लिक लगा है एंड एसिड आ गया है। तो ये आपको थोड़ी सी चीजें याद करने के लिए कि एडिनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनालाइक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड्स आर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड लाइक DNA एंड RNA कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, न्यूक्लिक एसिड्स में क्या आते हैं आपके, जैसे हमारे हो गए RNA एंड DNA, तो उसमें बेटा आपके न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए हैं। उसमें नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है एंड फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। DNA एंड RNA फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो आप सबको पता है कि जेनेटिक मटेरियल DNA एंड RNA फंक्शन करता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर दे रखे हैं, देखना। ये आपका एक चीज याद रखना, अगर बात करें एडेनाइन, एडेनाइन क्या है आपका, प्यूरिन, ठीक है। उसका दे रखा है एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ये क्या हो गया बेटा, मैंने INE बोला था, ये हो गया आपके न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और ये आपका हो गया न्यूक्लियोटाइड। और स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा है इसमें क्या है, सिर्फ आपका
न्यूक्लियोसाइड में आपका नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर अटैच्ड है, लेकिन अगर इसमें बात करो तो इसमें फोस्फेट ग्रुप भी अटैच्ड है आपके न्यूक्लियोटाइड वाले में। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आपको प्यूरिन पिरामिडिन के बारे में अभी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आगे, जब इसका आएगा, मतलब जब सेपरेट आएगा तो उसमें बताया जाएगा। ये यूरेसिल है आपका, पिरामिडिन है। एडेनाइन में याद रखना, जो प्यूरिन है, प्यूरिन में 2 रिंग स्ट्रक्चर्ड है और जो पिरामिडिन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये यूरिडिन दिखा रखा है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, ये आपको बेसिक पता चल गया, ये हमने अभी बेसिक ही किया, हमने स्टार्टिंग का बेसिक ही किया कि हमें पता चल गया कि हमने कैसे एनालाइज करनी है केमिकल कंपोजिशन। और हमारे बायोलॉजी में अमीनो एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, उनका सेपरेट सेपरेट हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हमारा एनसीईआरटी बोलता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। The most exciting aspect of chemistry deal with isolating thousands of compounds, small and big, from living organisms, determining their structure and possible synthesizing them. Same line repeat हो रही है कि अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं कंपाउंड्स को, छोटे हो बड़े हो, फिर उनको एनालाइज करते हैं। If one were to make a list of biomolecules, such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc. For a reason that are given in section 9.10, we can all these biomolecules as metabolite. कि जितने भी biomolecules होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मेटाबोलाइट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की बात करूं तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आपके क्या हैं, मेटाबोलाइट्स हैं। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स आपके क्या हैं, मेटाबोलाइट्स हैं। अब वही चीज हमने पढ़ रही है in animal tissue, one notices the presence of all such category of compound as shown in figure 9.1। जो हमने अगर एनिमल टिश्यू की बात की, जो हमने फिगर 9.1 पढ़ा, अगर मैं एनिमल टिश्यू की बात कर रही हूँ तो उसमें यही तो प्रेजेंट है, आपके अमीनो एसिड प्रेजेंट है, आपके लिपिड्स प्रेजेंट है, आपके न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट है, आपके क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, ये सारे आपके एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट है। दीज आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और इन सबको क्या बोल रहे हैं, ये इन सबको बोल रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जो प्राइमरली हर एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होता है वो आपका क्या होएगा, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होएगा। However, when one analyzes plant, fungal and microbial cell, one would see thousands of compound other than these primary metabolites. Example, alkaloids, flavonoids, rubber, essential oil, antibiotics, color pigments, sands, gums and species, and these are called secondary metabolites. लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, तो अगर हम एनालाइज करेंगे तो एनिमल टिश्यू की बात हो गई थी, उसमें अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम एनालाइज करें प्लांट एंड फंगस एंड माइक्रोबियल सेल्स को, तो हमें पता चलेगा कि कुछ कंपाउंड्स जो प्राइमरी मेटाबोलाइट से डिफरेंट है, कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट इज प्रेजेंट। जो क्या क्या एग्जांपल आपका बोल रखा है, जैसे कि आपके हो गए एलेक्लॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट्स, गम्स, स्पाइसेस एक्सेट्रा, इन सबको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट से डिफरेंट है। और एनसीईआरटी ने ये ब्यूटीफुल टेबल दे रखा है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं, जैसे एलेक्लॉइड्स, जो कौन जैसे पिगमेंट्स हो सकते हैं जैसे कैरोटेनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन्स, एलेक्लॉइड्स हो सकते हैं जैसे मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड्स हो सकते हैं मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, एसेंशियल ऑयल्स हो सकते हैं लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स हो सकते हैं एब्रिन, रिसिन, लैक्टिन्स हो सकते हैं कॉन्काविलिन ए, ड्रग्स हो सकते हैं विनब्लास्टिन एंड कंक्यूमिन, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं रबर एंड गम्स एंड सेल्यूलोज। ये आपको सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये टेबल आपको क्या करना है, लर्न करना है, ये आपको टेबल रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। While primary metabolites have identifiable functions and play a known role in normal physiological processes, we do not know at the moment understand the role and function of all the secondary metabolites। जैसे हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे हो गए हमारे अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, उन सबका तो हमें फंक्शन पता है, उनका रोल पता है, लेकिन जो इतने सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इन सबका हमें फंक्शन अभी क्लियरली नॉन नहीं है। तो ये कौन पता करते हैं, जब बच्चे रिसर्च करते हैं तो वहां पे वो एक कंपाउंड लेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके डिफरेंट फंक्शंस को पता करेंगे। इन however many of them are useful to human welfare, जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट्स। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट ह्यूमन वेलफेयर के यूज किया जाता है, जैसे आपके ड्रग्स बनाए हो, रबर बनाया हो,
Some secondary metabolites have ecological importance also. In the later chapters and years you will learn more about it. So आपको primary and secondary metabolite का पता चल गया है. Primary है जिनका function पता है हमें, secondary metabolite है जो plants, fungal and microbial cells में और different compounds exist होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा alkaloid, terpenoids, ये जितने भी है ना आपने याद रखने हैं, वो आपके secondary metabolites कहलाते हैं. अब आते हैं हम अपने बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स पे. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है? नाम ये बायो मैक्रो, बड़े मॉलिक्यूल्स. देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोस कंपाउंड फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल. अब वही बात आई जो हमारा फिल्ट्रेट था, ठीक है, जो हमारा फिल्ट्रेट था, जो एसिड सोल्यूबल था, हमने बोला था उसमें 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे. दे हैव अ मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 1800 डाल्टन्स. तो जो ये एक्सट्रैक्ट था इसका मॉलिक्यूलर वेट, जो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, उनका वेट कहां से कहां तक रेंज था? 18 टू 800 डाल्टन्स. The acid insoluble fraction has only 4 types of organic compound. और जो हमारी acid insoluble थी, एक तो हो गया हमारा filtrate जो था acid soluble, इसका molecular weight 18 to 1800 डाल्टन था. लेकिन अगर मैं बात करूं अब जो हमारे डिटेंटेड थे, जो हमारे डिटेंटेड की बात करी थी, जो हमने बोला था एसिड इनसॉल्यूबल है, उसमें 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे. उसमें क्या थे? 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे. ये 4 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे बेटा? ये थे आपके प्रोटीन्स, ये थे आपके न्यूक्लिक एसिड्स, ये थे आपके पॉलीसेक्राइड्स, ये थे आपके लिपिड्स. ठीक है, अब यही चीज इन्होंने बोली हुई है. द एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन हैज ओनली 4 टाइप्स ऑफ organic compound: protein, nucleic acid, polysaccharide and lipid. These classes of compound with the exception of lipids have a molecular weight in the range of 10,000 daltons and above. अब जो एसिड इनसोल्यूबल थे, उस रिटेंटेड था जो एसिड इनसोल्यूबल था, उसमें 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे. और ये 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से थे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड्स. इसमें एक फीचर इन्होंने बताया कि जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड है, इसका वेट 10,000 डाल्टन्स तक गया या मोर देन 10,000 डाल्टन हो सकता है, एक्सेप्ट हमारे लिपिड्स को छोड़ के. ठीक है, लिपिड्स को छोड़ के बाकी सबका वेट वहां तक गया था. फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप. इसी बेसिस पे कि अगर इसी बेसिस पे जो बायोमोलिक्यूल है, जैविक अणु जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वो क्या है? 2 टाइप के हैं. वन, दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन एंड यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल, while those found in the acid insoluble fragments are called macromolecules. ठीक है, इन्होंने यही बोला चीज जो हमने बात की. एक का वेट क्या होएगा? जिसका वेट आपका कितना है? लेस देन 1000 डाल्टन है, लेस देन 1000 डाल्टन है, वो आपके क्या कहलाएंगे बेटा? वो आपके कहलाएंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे. जो हमने एसिड सोल्यूबल की बात की, ये हमारा क्या कहलाएगा? 1000 डाल्टन है, क्योंकि इसका वेट कितना जा रहा है? इसका वेट है 18 टू 1800 डाल्टन. तो ये बेसिकली क्या है? लेस देन 10,000 डाल्टन है, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल कहलाएगा. लेकिन अगर कुछ कंपाउंड है, while those which are soluble which are found in acids insoluble fraction are called macromolecules और biomacromolecules. इनको बोला गया है आपके क्या? इनको बोला गया है आपके बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स. इनको क्या बोला गया है? बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि इनका साइज क्या है? मोर देन 10,000 डाल्टन्स है. तो वही चीज है, अगर बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की मैं बात कर रही हूं, तो जो हमने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया था, एक तो फिल्ट्रेट था जो एसिड सोल्यूबल था, ठीक है, जो नीचे आ गया था. एक ऊपर रिटेंटेंट था जो इनसोल्यूबल था. जो एसिड सोल्यूबल था उसका वेट है 18 टू 1800 डाल्टन. जो लेस देन 1000 डाल्टन है तो उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा गया. लेकिन जो रिटेंटेंट था, एसिड इनसोल्यूबल था, जो ऊपर रह रहा था, उसमें 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड एंड लिपिड. जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड का वेट मोर देन
10,000 डेल्टन या मोर देन 10,000 डेल्टन था। इसलिए इन सबको जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स, इन सबको क्या बोलते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। The molecules in the insoluble fractions with the exception of lipids are polymeric substances है, polymeric substances है। Then why do lipids, अब क्वेश्चन आता है कि लिपिड्स का तो वेट इतना नहीं था, तो लेकिन उसको क्यों कैरेक्टराइज किया गया? Then why do lipid whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? कि उसको हमने मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में क्यों रखा, उसको माइक्रोमोलिक्यूल में क्यों नहीं रखा लिपिड्स को? तो रीजन क्या है? रीजन है, ये इंपॉर्टेंट है कि लिपिड्स आर इंडीड स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच बट आल्सो अरेंज्ड इनटू स्ट्रक्चर लाइक सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू वी आर डिसरप्टिंग द सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन इनटू पीसेस एंड फॉर्म वेसिकल व्हिच आर नॉट वाटर सोल्यूबल। वही चीज है कि क्या हुआ कि लिपिड्स का स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है, ये हमें पता चल गई, लेकिन ये जब सेल स्ट्रक्चर, जब इसको ग्राइंड करते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, वेसिकल्स नहीं होती एसिड सोल्यूबल, इसलिए वो कहाँ पे आ गया था? आपका एसिड इनसोल्यूबल पूल में आ गया था। Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle get separated along with acid insoluble and hence in the macromolecular fraction. Lipids are not, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, lipids are not strictly macromolecule। इसको हम strictly macromolecules नहीं कहा जाता क्योंकि इनका वेट क्या है? 800 डाल्टन तक है। तो हमने इसलिए रखा है क्योंकि वेसिकल फॉर्म कर देते हैं। वेसिकल किसके पास आ जाती है? आपके एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन के पास पहुंच जाती है। The acid soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition, और acid soluble pool में क्या होगी? आपके cytoplasmic composition होगी। The macromolecules from cytoplasm and organelle become the, जो macromolecules है जो cytoplasm and organelle से होते हैं वो acid insoluble fraction में आते हैं। तो acid insoluble fraction में क्या आएगा? जो cytoplasmic composition होगी। इसमें क्या इंक्लूड होंगे? साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। क्या होएगा? साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलीज से कुछ बचा होगा वो आपका एसिड सोल्यूबल में आएगा, और जो एसिड इनसोल्यूबल में तो पता ही आपका प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स आएंगे। Together they represent the entire chemical composition of living tissue। जैसे आपका एवरेज कंपोजिशन सेल की बताइए, जैसे वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड आयंस, तो ये आपके पूरे टोटल मास दिखा रखा है जो एक पर्टिकुलर एवरेज कंपोजिशन है सेल की। In summary, we represent the chemical composition of living tissue from the abundance point of view and arrange them class-wise, and we observe that water is the most abundant chemical in living organism। और इन सब से यही पता चलता है कि water most abundant है, ठीक है? वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस कंपोजिशन से हमें ये पता चलता है, ठीक है? पॉलीसेक्राइड स्टार्ट करते हैं हम। अभी हमने क्या पढ़ लिया? आपको बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में भी पता चल गया। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, जिसमें आपने जब सेपरेट किया था, ठीक है, जब आपने सेपरेट किया था तो एक आपका जैसे चीज क्लॉथ ली थी, तो एक ऊपर रहा था पार्ट, एक नीचे आ गया था। नीचे एसिड सोल्यूबल पार्ट था जिसको फिल्ट्रेट कहा गया, और ऊपर क्या था? रिटेंटेंट था। तो वही उसकी कॉम्पोजिशन बताई गई है कि बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, और पर्टिकुलर सेल में कितनी कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम पॉलीसेक्राइड्स पे, ठीक है? नेक्स्ट हम पॉलीसेक्राइड कवर करते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या है? The acid insoluble pellet also has polysaccharide carbohydrate as another class of macromolecule। तो हमें पता है कि एसिड insoluble में क्या है? आपका पॉलीसेक्राइड भी प्रेजेंट है। पॉलीसेक्राइड बेसिकली क्या होता है? दे आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसेक्राइड क्या है? लॉन्ग चेन है। किसकी? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है। ये क्या है? ये लॉन्ग चेन ऑफ शुगर है पॉलीसेक्राइड। ये कैसे होते हैं? दे आर थ्रेड लाइक। कैसे होंगे? दे आर थ्रेड, लिटरली कॉटन थ्रेड कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसेक्राइड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इसका? इसका बिल्डिंग ब्लॉक है आपका मोनोसेक्राइड। डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स जुड़ के क्या बनाएंगे? आपकी पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। पहले मोनोसेक्राइड आएगा जो सिंगल होएगा, डाइसेक्राइड दो होंगे, पॉलीसेक्राइड मोर देन 2, तो ये आपकी चेन बनती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज। एग्जाम्पल दे रखा आपको सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज का बेटा क्या एग्जाम्पल है? कि अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूं, सेल्यूलोज किससे बना है? ये भी मल्टीपल यूनिट्स है, ये पॉलीमेरिक है,
ये क्या है बेटा, बेसिकली पॉलीमेरिक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड है, बड़े सारे यूनिट से बना हुआ है। लेकिन अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूं, कौन से हैं इसके यूनिट्स, एक ही मोनोसेक्राइड के यूनिट है, ग्लूकोज के डिफरेंट यूनिट्स लग के आपका सेल्यूलोज बना रहा है। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। तो सेल्यूलोज को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा सेल्यूलोज है होमोपोलीमर। सेल्यूलोज क्या है बेटा, आपका होमोपोलीमर है। होमोपोलीमर क्या होता है बेटा, होमोपोलीमर वो होता है जो सेम टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। जैसे इसमें क्या है, ग्लूकोज के यूनिट से ही बना है। तो सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड तो है पॉलीमेरिक, बट वो सिंगल यूनिट से बना हुआ है। कौन से सिंगल यूनिट, ग्लूकोज, ग्लूकोज लग के आपका क्या बन रहा है, सेल्यूलोज बन रहा है, इसलिए उसको होमोपोलीमर बोलते हैं। सेल्यूलोज को क्या बोलते हैं, होमोपोलीमर बोलते हैं। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। और इसी का वेरिएंट क्या है आपका, स्टार्च। स्टार्च भी क्या है आपका, पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च भी क्या है आपका, पॉलीसेक्राइड है, जो स्टोरेज टिश्यू हमने प्लांट्स में पढ़ा था। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। एनिमल्स में क्या है आपका, ग्लाइकोजन है, ये भी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एनिमल्स है, ये इन केस ऑफ प्लांट है। ठीक है, इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। इनोलिन किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है पॉलीमर किसका, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन अ पॉलीसेक्राइड चेन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। और ग्लाइकोजन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लाइकोजन है, इसका अगर मेरी साइड से देखें तो ये अगर राइट एंड की बात करें तो इसका क्या होएगा, ग्लाइकोजन का जो हमारा राइट एंड है, अगर इसके मैं राइट एंड में लिख ही देती हूँ कि राइट एंड की बात करें तो राइट एंड इसका कैसा होएगा, रेड्यूसिंग नेचर में होएगा, रेड्यूसिंग नेचर में होएगा। और जो इसका लेफ्ट एंड होएगा वो कैसा होएगा, लेफ्ट एंड इसका नॉन रेड्यूसिंग होएगा, नॉन रेड्यूसिंग होएगा। इट हैज ब्रांचेस एज शोन इन द फॉर्म ऑफ कार्टून फिगर 9.2 में इसमें दिखा रखी है। जैसे आपको दिखा रखा है किसका, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट यूनिट्स लगे हुए हैं और ये इस ढंग से लगता है, जैसे ये थ्रेड टाइप है, मतलब ये स्ट्रक्चर वैसे इसका ये है सिंबॉलिक स्ट्रक्चर, बट अगर आप विजुअलाइज करो तो ऐसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, starch it has branches shown in the form of cartoon. Starch forms helical secondary structure. In fact, starch can hold iodine molecule in the helical. important है experimental point of view में कि starch blue color कैसे देता है। वो चीज ये बता रखी है कि starch form helical secondary structure बनाता है। In fact, starch can hold iodine molecule in the helical portion और वो iodine molecule को भी hold करता है। Starch iodine is blue in color, इसलिए जब iodine test देते हैं तो starch blue color देता है। Cellulose doesn't contain complex helicus, hence cannot hold iodine. Cellulose के पास कोई नहीं होता हेलिकल स्ट्रक्चर, जैसे स्टार्च के पास क्या हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से क्या होएगा, जो स्टार्च आयोडीन के साथ बन के ब्लू कलर देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये किसका याद रखना है, स्टार्च। स्टार्च क्या बना रहा है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये मैं लिख भी देती हूँ कि स्टार्च क्या बना रहा है आपका, स्टार्च बना रहा है आपका हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी वजह से स्टार्च आयोडीन कंपाउंड बन जाता है और वो क्या देता है, ब्लू कलर देता है। लेकिन सेल्यूलोज नहीं देता, क्योंकि सेल्यूलोज में कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। Plant cell walls are made of cellulose. Paper made from plant pulp and cotton fiber is cellulosic. There are more complex polysaccharide in nature. तो प्लांट से सेल वॉल भी आपके सेल्यूलोज की बनी हुई है, पेपर भी आपका सेल्यूलोज का बना हुआ है। दे हैव एज अ बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर। किसी में कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें आपके क्या लग जाते हैं, आपके अमीनो शुगर्स अटैच हो जाते हैं, तो जिनको क्या बोलते हैं, ग्लूकोसामिन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन। जैसे एक्सोस्केलेटन हमने आर्थ्रोपोड्स की पढ़ी थी, काइटिन की, अगर आपको याद हो, have a complex polysaccharide called chitin. These complex polysaccharide are mostly homopolymer. तो ये चीज याद रखनी है कि हमने वो तो एग्जाम्पल पढ़ लिया, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, लेकिन कुछ में क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा जिसमें अमीनो ग्रुप अटैच होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने किसकी बात की, काइटिन की। काइटिन होमोपोलीमर है, लेकिन एक क्या है, ये भी क्या है, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं पॉलीसेक्राइड्स तक। कल हम न्यूक्लिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा बच रहा है न्यूक्लिक एसिड, कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पीवाईक्यूज कुछ अभी देख लेते हैं हम। जैसे आपको पूछा गया है मैच द लिस्ट, नी 2025 में क्वेश्चन है, और देखना सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है।
जैसे एडिनोसाइन, एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइन, एलेनिन, नाइट्रोजन बेस है, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है, अमीनो एसिड, ये आपने बताना है। तो एडिनोसाइन मैंने बोला था INE, जहां पे लगेगा वो क्या होएगा, न्यूक्लियोसाइड होएगा। ठीक है, एडिनाइलिक एसिड, लाइक क्या बोला था हमने, एडिनाइलिक हमका न्यूक्लियोटाइड होएगा। ठीक है, एडेनाइन क्या है हमारा, नाइट्रोजनस बेस है, एलेनिन हमारा क्या है, अमीनो एसिड है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग है, जैसे इसमें क्या दे रखा है आपको, राइबोजाइन दे रखा है, लैसिथिन दे रखा है, ग्लूट4 दे रखा है, विटामिन दे रखा है। ठीक है, ये ग्लूट4 हमने पढ़ा था टेबल में। ठीक है, ग्लूकोज ट्रांस, ये ग्लूट4 ये कल करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि अभी करवाना है मैंने आपको ना, कल करेंगे। ठीक है, ये भी हम कल करेंगे क्वेश्चन आपको कल ही करवाती हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। जैसे हमने क्या पढ़ लिया है, हमने ये पढ़ लिया एडेनाइन, एंथोसाइनिन, काइटिन, कोडीन, पिगमेंट, पॉलीसेकेराइड, एल्कलॉइड, प्यूरिन। तो आपको पता होना चाहिए एडेनाइन क्या होता है हमारा, प्यूरिन है। ठीक है, एंथोसाइनिन क्या है हमारा, और काइटिन क्या है आपका, कोडीन क्या है। तो एंथोसाइनिन हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने एंथोसाइनिन को क्या पढ़ा था, अभी हमने किया था पिगमेंट था, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे पिगमेंट। ये मैं आपको टेबल दिखा भी दूं जो हमने किया है ना अभी। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोडीन, एल्कलॉइड्स है, एंथोसाइनिन आपका पिगमेंट है। तो वही है टेबल, ये रेपिटेशन है। जो हमने क्वेश्चन अभी पढ़ लिया है उतने हम कर लेंगे। काइटिन हमने पढ़ लिया पॉलीसेकेराइड है, कोडीन हमने पढ़ लिया एल्कलॉइड है। ठीक है, ये हमने कर लिया कवर। प्रोटीन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये तो आप कर लोगे कि प्रोटीन्स में क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपने क्या पढ़ा अभी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है बेटा, व्हाट इज प्रेजेंट इन एनसीईआरटी, आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या प्रेजेंट होता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपके डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड में क्या होएगा बेटा, न्यूक्लिक एसिड में क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेसिथिन क्या है बेटा, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविड इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है, किसका एग्जांपल है ये बेटा, अमीनो एसिड का है, फॉस्फोलिपिड का है, ग्लाइसराइड्स का या कार्बोहाइड्रेट का है। तो फॉस्फोलिपिड अभी हमने पढ़ा। द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज अ ज्विट्राइन, तो हमें पता अमीनो एसिड्स होते हैं, अभी हमने कवर किया। ठीक है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, इनमें से कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड वो है जिसमें नाइट्रोजनस बेसिस एज अ कंपाउंड लगे होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन एज अ कंपाउंड लगा होता है। वो काइटिन में होता है, ग्लूकोसिन होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन हो जाता है। इनोलिन तो किसका है, ये फ्रक्टोज का है, ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड, मैंने बोला क्या लगता है, आइलिक एसिड लगेगा। तो न्यूक्लियोटाइड इनमें से कौन सा आपका, एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स नहीं है, नॉट। तो ग्लूटामिक एसिड तो अमीनो एसिड्स है, ये नहीं है। ठीक है, रैकिडोनिक एसिड तो फैटी एसिड है, पाल्मिटिक एसिड भी फैटी एसिड है, लेसिथिन तो हमारा क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ये फैटी एसिड नहीं है। ठीक है, ये सारे आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एस्पार्टिक एसिड क्या है, अमीनो एसिड है। तो इनमें से कौन से फैटी एसिड नहीं है, ग्लूटामिक एसिड, लेसिथिन, एस्पार्टिक एसिड। अब इनमें क्वेश्चन पूछा गया है विच इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनमें से कौन सा नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कर्क्यूमिन है, मॉर्फिन है, एंथोसाइनिन है, लेसिथिन क्या है आपका, फॉस्फोलिपिड है। तो ये आज हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने क्या करना है, जितना पढ़ाया है, आज का लेंथियस्ट लेक्चर है, मुझे पता है कि आज का लेंथियस्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हमने काफी चीजें कवर की, क्योंकि हमने कल वाइंड अप करना है ये चैप्टर। तो आपको थोड़ा सा ये तो, आपको अगर जल्दी कवरेज चाहिए तो ये तो आपको चीजें थोड़ी सी करनी पड़ेगी कवर। तो आपने क्या करना है, जितना किया हुआ है उतना रिवाइज करना है, माता पिता को करना है प्यार, भाई बहन को करना है दुलार, दोस्तों के साथ क्या रहना है, वफादार, क्योंकि तभी बनता है परिवार। एंड इफ यू लाइक माई स्टडी चैनल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट एग्जाम प्रेप। स्मार्ट एग्जाम प्रेप को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल हम वाइंड अप कर देंगे बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच।